तमिलनाडु कोयम्बटूर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आरएसएस के 100 साल और पेरूर आदिम शताब्दी समारोह में हुए शामिल। काशी के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री संग करेंगे बैठक। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयोजित किया जनता दर्शन कार्यक्रम। प्रदेश भर से आए लोगों की सुनी समस्याएं, संबंधित अधिकारियों को मामले के लिए समाधान के लिए दिए निर्देश। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली मंत्री प्रवेश वर्मा ने दी श्रद्धांजलि। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आज होंगे घोषित। सुबह 8 बजे से काउंटिंग जारी। गुजरात, पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल की सीटों पर 19 जून को हुआ था मतदान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। वाराणसी में सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के सीएम शामिल होने वाले हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी पहुंचेंगे। कुल मिलाकर 2 दिन तक वाराणसी में प्रवास करने वाले हैं। 2 दिवसीय उनका यह दौरा है, जहां पर वाराणसी में सेंट्रल जोनल काउंसिल की जो बैठक होने वाली है उसमें भी वो शामिल होंगे और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम धामी और इसी के साथ विष्णुदेव साय और मोहन यादव इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। यानी 4 राज्यों के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये बैठक होने वाली है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आएंगे और उनके स्वागत के लिए तैयारियां फिलहाल वाराणसी में चल रही हैं। जिस तरीके से सूचना मिली है कि वाराणसी जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे तो पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत वहां पर किया जाएगा। यानी उनके आगमन से पहले तमाम पहलुओं पर तैयारियां की जा रही हैं और वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं और अपने इस दौरे के दौरान एक बेहद अहम बैठक में भी वो शामिल होंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें जैसे कि हमने आपको बताया कि 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। विष्णुदेव साय, सीएम मोहन यादव, सीएम धामी और इसी के साथ सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और इस बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अमित शाह का इंतजार वाराणसी में किया जा रहा है। जब वो वहां पर पहुंचेंगे तो उनके स्वागत के लिए पुष्प वर्षा वहां पर की जाएगी। भव्य स्वागत की तैयारियां फिलहाल गृह मंत्री के आगमन से पहले की जा रही हैं और सुरक्षा के तमाम पहलुओं पर भी इंतजामात किए गए हैं। कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही है और उनके आगमन से पहले तमाम तैयारियां फिलहाल वाराणसी में की जा रही हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि सेंट्रल जोनल काउंसिल की जो बैठक होने वाली है वाराणसी में, ये बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के अटल नगर नवा रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की है। इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य की आंतरिक सुरक्षा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और इसी के साथ सुरक्षा बलों की तैनाती जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। आपको बता दें कि बैठक में केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और इसी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अमित शाह ने प्रदेश में नक्सल विरोधी अभियानों की प्रगति का जायजा लिया है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं। बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे एक ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को आज एक महत्वपूर्ण उपहार मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में राज्य निरंतर विकास की ओर बढ़ रहा है। और मीडिया के मित्रों, जैसा मैंने कहा कि आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। एक बहुत बड़ा सौगात हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है और वैसे भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में
और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हमारा छत्तीसगढ़ लगातार विकास की ओर अग्रसर है। लगातार हम लोग विकास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के विकास में जो एक बहुत बड़ा बाधक यहाँ का नक्सलवाद था, आज माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण छत्तीसगढ़ में हम लोग शांति व्यवस्था कायम करने में भी सफल हो रहे हैं। इसके लिए बहुत उनका धन्यवाद। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार की लियोर ओएना योजना की सराहना करते हुए एक ट्वीट के जरिए कहा कि जिन मासूम बच्चों के हाथों में कभी नक्सलियों ने बंदूकें थमा दी थी, आज उनके हाथों में किताबें देकर उनका भविष्य संवारा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को राज्य की राजधानी रायपुर लाकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाया जा रहा है। गृहमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के उसूर और गंगालूर विकासखंड से आए युवाओं से नवा रायपुर में मुलाकात की और इसी के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने जो तस्वीर वहां पर खींची उसे भी एक्स पर साझा किया है। दिल्ली में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, मंत्री प्रवेश वर्मा और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर हम सब ने मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश के इस महानायक को यदि सच्चे अर्थों में श्रद्धांजलि किसी ने दी है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दी है। जब संविधान से धारा 370 को हटाया गया, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के सदस्य और आम नागरिक भी शामिल हुए। सभी ने मुखर्जी के योगदान को नमन करते हुए राष्ट्र सर्वोपरि के संकल्प को दोहराया। आज आदरणीय श्यामा प्रसाद जी की पुण्यतिथि पर हम सब लोग मिलकर के पुष्पांजलि का कार्यक्रम यहाँ रखा। हर वर्ष करा जाता है, परंतु सही मायने में इस देश के महानायक को यदि श्रद्धांजलि दी गई तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी थी। उस दिन दी थी जब हमारे संविधान से धारा 370 हटाई गई। देश में एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान, ये नियम, ये नारा यही चलेगा। देश के हिस्से नहीं हो सकते। देश में, पूरे देश में एक ही संविधान मान्य होगा। जिस दिन ये तय हुआ तो इस महानायक की पुण्य आत्मा को हम सब ने मिलकर श्रद्धांजलि दी। अब तो केवल उनके दिखाए हुए रास्ते, उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन में ही हमें चल करके काम करना है, जिसका आधार होगा राष्ट्र सर्वोपरि। तो मैं बहुत दिल्ली की जनता को साधुवाद देती हूँ कि राष्ट्र सर्वोपरि मानने वाली सरकार को आपने चुना। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने एक एक व्यक्ति की बात गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को मामले के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान के निर्देश भी दिए। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग व्यक्तिगत, प्रशासनिक और स्थानीय समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन जन के पास पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी और वहां पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं और इसी के साथ आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द तमाम समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए देश और राजधानी के विकास को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले भारत को एक पिछड़ा और अविकसित देश माना जाता था, लेकिन 2014 के बाद जब हम विदेशों में ये कहते हैं फिर कि हम भारतीय हैं तो लोग सम्मान पूर्वक नमस्कार अब करते हैं। ये बदलाव भारत की वैश्विक पहचान में आई मजबूती को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में अहम कार्य किए हैं। क्या कुछ कहा गया है, सुनिए।
कभी देखा नहीं था, कभी महसूस नहीं किया था वो भाव। इससे पहले भारत को क्या देखते थे? सपेरों का देश। विदेशों में जाओ तो ऐसे ऐसे देखते थे ऊपर से नीचे तक, अगर कह देते थे कि भारतीय हैं। उनकी निगाह में भारत एक गरीब, पिछड़ा हुआ, अनडेवलप्ड देश था। पर 2014 के बाद यदि विदेश में कहीं पे भी जाते हैं और भारत शब्द बोल दें तो वो खड़ा होके नमस्कार कर दे। ऐसा सम्मान देने वाले प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने हमें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। छोटी छोटी चीजें जो भारत की जरूरतें थी, करोड़ों शौचालय बनाना, करोड़ों गैस के कनेक्शन देना, करोड़ों घरों में पानी के नल पहुंचाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, हाईवेज बनाना, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाना, हर राज्य में एम्स बना देना। पहले पूरे देश में एक एम्स होता था, अब हर राज्य का अपना एम्स है। ढेर सारे आईआईटी, ढेर सारे आईएम, पूरे देश में जैसे विकास की बयार सी बह गई है। मतलब अगर इसकी उपलब्धि पे बोलने लगूं तो 1-1.5 घंटा कहीं ना जाए। इतने ढेर सारे काम किए, हर फील्ड में काम किए हैं। भारत को समझो तो अपने पैरों पे खड़ा करके, स्वावलंबी बना करके, स्वाभिमान दे करके समृद्ध बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना तो समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा हो। ये गोल्डन पीरियड है दिल्ली के लिए, जब ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है। आज आपके मंच पे सांसद, विधायक, पार्षद जब इकट्ठे बैठते हैं तो इसका मतलब ये है कि आर.के. पुरम के विकास को अब कोई स्पीड ब्रेकर रोक नहीं सकता। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है और देश भर में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और इस मौके पर अन्य भाजपा नेताओं ने भी उन्हें पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भारत माता के महान सपूत और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1953 में उन्होंने अखंड भारत के लिए बलिदान दिया था। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए राष्ट्र सर्वोपरि का संकल्प दोहराया। भारत माता के महान सपूत भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पावन पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अखंड भारत के लिए अपना बलिदान दिया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक महान शिक्षाविद, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा थे। स्वतंत्र भारत में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने देश को अपने विजनरी नेतृत्व से लाभान्वित करके
देश की औद्योगिक नीति को तय करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। देश के अंदर खाद्य आवश्यकता की पूर्ति की जा सके, खाद्य मंत्री के रूप में भी स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री के रूप में उन्होंने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट से पंडित नेहरू के नेतृत्व की सरकार के द्वारा आजादी के तत्काल बाद राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष के रूप में उन्होंने देश के अंदर एक नई राजनीतिक शुरुआत को आगे बढ़ाया था। जब आजादी के तत्काल बाद संविधान लागू 1950 में हुआ, 1952 में प्रथम आम चुनाव के बाद देश के संविधान में धारा 370 को डाल करके राष्ट्रीय एकता को चुनौती देने का काम तत्कालीन सरकार ने किया था। कश्मीर में परमिट सिस्टम लागू किया गया और देश की सुरक्षा के साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता को स्वयं सरकार में बैठे हुए लोग ही चुनौती देने लग गए थे। तब एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान का उद्घोष करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर में प्रवेश किया था। उनको गिरफ्तार कर दिया गया। हिरासत में ही 23 जून 1953 को जम्मू कश्मीर के जेल में उनका बलिदान हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1953 में जो सपना देखा था, एक भारत का, अखंड भारत का और सुरक्षित भारत का, उसे साकार होने में 65-66 वर्ष लगे। जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई और आज जम्मू कश्मीर लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के साथ भारत के संविधान की भावनाओं के अनुरूप एक भारत श्रेष्ठ भारत की इन परिकल्पनाओं को साकार कर रहा है। कश्मीर में धारा 370 का हटना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार की एक कृतज्ञता है। भारत माता के छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक के बाद एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का छत्तीसगढ़ प्रवास हो रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट अपने 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कहा गया है, सुनिए।
आज पूरे प्रदेश से हमारी पार्टी के जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे संगठन के जो प्रमुख सेल्स एंड डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग हैं, उन सब की हम लोग आज एक मीटिंग ले रहे हैं। अब तक जो हमने काम किए हैं उसकी रिपोर्ट ले रहे हैं और भविष्य में हम लोगों को क्या रूपरेखा बनानी है, क्योंकि संगठन को आप जानते हैं कि 2025 का जो वर्ष है वो राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने समर्पित किया है संगठन के लिए। इसलिए अभी से ही हम लोग अपने संगठन को पुख्ता करना चाहते हैं, बूथ से लेके प्रदेश लेवल तक जो जो हमें तब्दीलियां करनी है, बदलाव लेकर आने हैं या जो रोड मैप तैयार करना है, उस पर आज विस्तार से चर्चा होगी और 2 दिन तक यहाँ लगातार बैठक कर कर हम लोग कांग्रेस पार्टी को नई दिशा देने का काम करेंगे। ये मॉनसून सत्र भी जल्द शुरू होने वाला है और विधायकों की बैठक भी आप लेने वाले हैं। आज रात को सभी विधायकों से हम लोग चर्चा करेंगे और सदन के अंदर, क्योंकि प्रशासन, सरकार और भाजपा का जो कार्यकाल रहा पिछले 1.5 साल से हम सब लोग देख रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, वो बहुत लचर है और यहाँ पर नियंत्रण मुझे लगता है दिल्ली का ज़्यादा है, रायपुर का कम है। सारा कुछ मैनेज ऊपर से हो रहा है और लोगों का विश्वास उन लोगों में नहीं रहा जिन्होंने वोट लिए हैं, जिन लोगों को जनता से आशीर्वाद मिला है शासन करने का, उनकी बजाय वो बाहर दिल्ली की तरफ देखते हैं सारे निर्देशों के लिए, सारे निर्णयों के लिए। इसलिए सरकार को जवाबदेही तय करना हमारी जिम्मेदारी है। सदन के अंदर हमारे विधायकों ने बहुत प्रभावशाली तरीके से मुद्दों को उठाया है, लेकिन स्टेट के जो जो इश्यूज हैं उन पर चर्चा करेंगे और सभी विधायकों से चर्चा करने के बाद आने वाले मानसून सत्र की रणनीति बनाएंगे। ये गृह मंत्री अमित शाह यहाँ छत्तीसगढ़ में कल उन्होंने को चैन से सोने और बैठने नहीं हम तो शुरू से ही हिंसा के खिलाफ हैं और LWE जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जो हिंसा का प्रयोग करते हैं उसके खिलाफ हमेशा से कांग्रेस पार्टी रही है। हमारे नेताओं ने, हम लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इस देश को, राज्य को सुरक्षित रखने के लिए। तो जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करें और जो भी कार्रवाई हो सबको कॉन्फिडेंस में लेके की जाए, प्रभावी हो, पारदर्शी हो और इसका राजनीतिकरण ना हो। लेकिन जो डेडलाइन उन्होंने दी है कि मार्च 2026 तक, क्या आपको लगता है कि उस डेडलाइन तक वो जो है टारगेट पूरा कर लेंगे? इसका जवाब तो वो ही दे सकते हैं, लेकिन मैं इतना चाह रहा हूँ कि न सिर्फ इस प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में जहाँ पर भी इस प्रकार की हिंसा होती है, नक्सल हिंसा तो कोई लोग अंजाम देते हैं, तो उसका समापन सबको मिलकर करना चाहिए। लेकिन इसमें जैसे मैं बार बार कहता हूँ, रेखांकित करना चाहता हूँ कि बहुत सोच समझकर कठोर कदम उठाने चाहिए। सारी कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि कार्रवाई तो सरकार करवाती है, करने वाले जो हमारे अर्धसैनिक बलों के साथी हैं, पुलिस के साथी हैं, वो अपनी जान पर खेलकर इन चीज़ों में अपना भूमिका निभाते हैं। तो कार्रवाई पारदर्शी हो, जवाबदेही लोगों की तय होनी चाहिए और जो भी निष्कर्ष ऐसा निकले उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। अमित शाह ने यह भी कहा सर कि बरसात में हनुमान जी रुक जाते थे, लेकिन हमारे जवान जो, लेकिन मैं कहता हूँ बार बार भाषण देने से नहीं होना चाहिए, जमीन पर कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों को अंत में इस पूरा जो अब तक का घटनाक्रम रहा हिंसा का, लोगों को ने शहादत दी है, बहुत लोग ने अपनी बलिदान दे चुके हैं, उसका लोगों को जो प्रदेश के लोग हैं उसका लाभ उनको मिले और हिंसा के रास्ते को लोग छोड़ें, हम सभी लोग चाहते हैं। गुवाहाटी असम से विश्व प्रसिद्ध अंबुबाची मेले के दूसरे दिन कामाख्या मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। देश भर से आए भक्तों ने आस्था के इस पर्व में हिस्सा लिया और माता कामाख्या के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई थी। श्रद्धालुओं ने माता के जयकारों के साथ दर्शन किए और क्षेत्र में आस्था और उत्साह का माहौल बन गया। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा, सफाई और व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए थे। भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल और स्वयं सेवकों की तैनाती भी की गई थी। और जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, भारी तादाद में श्रद्धालु जो है सुबह तड़के से ही आना शुरू हो गए थे और लंबी कतारें यहां पर नजर आई। अंबुबाची मेले के दूसरे दिन कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर आप देखेंगे श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है और माता के जयकारों के साथ पूरा वातावरण जो है वो भक्तिमय हो उठा। प्रशासन की ओर से भी तमाम तैयारियां यहां पर की गई थी। क्राउड मैनेजमेंट यानी कि भीड़ प्रबंधन से लेकर हर पहलू पर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।